प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यूएस प्रेसिडेंट को बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के सर्टेन पॉलिसीज को एनफोर्स करवाने की पावर देते हैं। इनकी मदद से यूएस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने इस पावरफुल टूल का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर नजर डालेंगे, जिनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सेकेंड टर्म में ट्रंप की नीतियां कैसी रहने वाली हैं। फर्स्ट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉवल। तो एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से एग्जिट कर लिया है। 2017 में भी ट्रंप ने अपनी फर्स्ट टर्म के दौरान यूएस को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर कर लिया था। उनके इस डिसीजन को जो बाइडेन ने रिवर्स कर दिया था और अब अपनी सेकेंड टर्म में फिर से ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके यूएस को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की व्यूज जग जाहिर हैं। वो क्लाइमेट चेंज को होक्स मानते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ह्यूमन एक्शंस क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है। अमेरिका विश्व में ग्रीन हाउस गैसेस का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है। अब उसके पेरिस अकॉर्ड से एग्जिट होने से क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में जो थोड़ी बहुत ग्लोबल प्रोग्रेस हो भी रही थी, वो भी रुक जाएगी। बाकी देश भी बोलने लगेंगे कि हम अपने कमिटमेंट्स पूरे क्यों करें, हम भी डेवलपमेंट करेंगे और फॉसिल फ्यूल्स जलाएंगे, क्योंकि अब तो यूएस क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी रोक देगा। डेवलपिंग देशों को क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने और उससे अडेप्ट करने के लिए पैसे भी नहीं देगा। तो इसने ट्रंप की पॉलिसी को स्पष्ट कर दिया है कि उनके कार्यकाल में क्लाइमेट चेंज की दिशा में कोई काम नहीं होने वाला है। मतलब हम पृथ्वी के विनाश की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे। सेकंड, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। अब क्लाइमेट चेंज को तो ट्रंप इमरजेंसी मानते ही नहीं। उनके लिए तो इमरजेंसी ये है कि यूएस की फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को बूस्ट करना है। इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसके तहत प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को हटाया जाएगा। जो यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा था, वहां से उसे अब दोबारा ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि देश में रिकॉर्ड लेवल का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन हो। बढ़ती महंगाई और एनर्जी कॉस्ट की मार झेल रहे अमेरिकन को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने ये फैसला लिया है, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और प्राइसेस कुछ कम हों। जहां एक और क्लाइमेट क्राइसिस को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को बढ़ाओ ताकि अमेरिका एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। जाहिर है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री ट्रंप के स्टांड से काफी खुश है और यूएस में एनर्जी स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो भले ही यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करता रहे, यूएस तो ट्रंप के अंडर अगले 4 साल इसकी विपरीत दिशा में अपनी एनर्जी इमरजेंसी को प्रायोरिटी देगा। थर्ड, डब्ल्यूएचओ से विड्रॉवल। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके यूएस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर लिया है। ट्रंप डब्ल्यूएचओ से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनके अनुसार डब्ल्यूएचओ ने कोविड पैंडेमिक को ठीक से हैंडल नहीं किया, समय से नेसेसरी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं किए और चाइना के दबाव में आ गया। इसलिए अब ट्रंप के अंडर यूएस डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करेगा, जिस प्रोसेस में 1 साल लगेगा। ये डब्ल्यूएचओ के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के अराउंड 18% फंडिंग यूएस से आती है। तो यूएस के एग्जिट करने से डब्ल्यूएचओ को सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस होगा, जिससे उसके लिए अपने हेल्थ प्रोग्राम्स को जारी रखने में दिक्कत आएगी और उसे ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस से डील करने में रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ ने यूएस के डिसीजन पर डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है। ये कहा है कि अगर आप डब्ल्यूएचओ से जुड़े रहोगे तो आपको हमारे ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क का लाभ मिलेगा। हम आपके साथ तमाम जानकारी और महत्वपूर्ण डेटा शेयर करेंगे, जिससे आप अपने देश में भी बेहतर ढंग से डिजीजेस को मैनेज कर सकोगे। बट हम जानते हैं कि इन सब बातों का ट्रंप पर कोई असर होने वाला नहीं है। वो अपना मन बना चुके हैं। जुलाई 2020 में भी उन्होंने यूएस को डब्ल्यूएचओ से बाहर करने का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था, बट उसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी 2021 में रोक दिया था। हालांकि जो काम वो तब अपनी पहली टर्म में पूरा नहीं कर पाए थे, उसे अब अपनी दूसरी टर्म में पूरा कर रहे हैं। फोर्थ, बर्थराइट सिटीजनशिप को एंड करना। ट्रंप इमिग्रेशन पर अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि वो पावर में आने के बाद स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे।
और ऐसा ही हो रहा है। अब से अगर कोई बच्चा यूएस में पैदा होता है तो उसको पहले की तरह ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर ये पाया गया कि उस बच्चे के जन्म के समय उसके पिता यूएस के नागरिक नहीं थे या यूएस के परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे और उसकी माता ने यूएस में इलीगली एंटर किया था, तो भले ही उस बच्चे का जन्म यूएस की धरती पर हुआ हो, लेकिन उसे यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यदि बच्चे के जन्म के समय उसके पिता यूएस के नागरिक नहीं थे या यूएस के परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे और माता यूएस में टेम्पररी वीजा पर थी, फिर चाहे वह स्टूडेंट वीजा हो या वर्क वीजा हो या टूरिस्ट वीजा हो, तो इस केस में भी यूएस में पैदा होने वाले उस बच्चे को ऑटोमेटिकली यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कुछ नॉन यूएस सिटीजन्स इस मंशा से यूएस में आते थे कि उनके बच्चे का जन्म यूएस की धरती पर हो ताकि उनका बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन बन जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रम्प के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने बर्थ टूरिज्म को एंड कर दिया है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत सारे लॉसूट्स भी फाइल किए गए हैं, इस बेसिस पर कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट को वायलेट करता है, जो कहता है कि अगर एक व्यक्ति यूएस में पैदा हुआ है या नेचुरलाइज हुआ है तो उसे यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी। फर्दर, यूएस के सुप्रीम कोर्ट का 1898 का जजमेंट है जिसमें यूएस की धरती पर जन्म लेने वाले बच्चे को यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता यूएस के नागरिक हैं या नहीं। जजमेंट के अनुसार अगर यूएस में जन्म हुआ है तो ऑटोमेटिकली नागरिकता मिलेगी। तो अभी के लिए तो ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बर्थ राइट सिटीजनशिप को चेंज करने की कोशिश की है, बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉसूट्स फाइल हो गए हैं और इन लॉसूट्स के आउटकम से पता चलेगा कि ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वैलिड रहता है कि नहीं। यूएस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जुडिशियल रिव्यू के अधीन हैं। यूएस के फेडरल कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को एग्जामिन कर सकते हैं कि वो देश के कानून और संविधान से कॉम्प्लाई करते हैं या नहीं। तो कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप एंड होती है या नहीं। फिफ्थ, यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी। जी हाँ, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अब यूएस की सदर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। वहां पर 1500 एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाएंगे और इलीगल क्रॉसिंग्स को रोकने का प्रयास किया जाएगा। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को रीइंस्टेट कर दिया गया है, यानी जो मैक्सिकन इंडिविजुअल्स यूएस में असाइलम लेना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें और जब तक वो प्रोसेस होती है तब तक मैक्सिको में ही वेट करें, यूएस में ना एंटर करें। इस पॉलिसी को ट्रंप ने 2019 में अपनी फर्स्ट टर्म के दौरान इम्प्लीमेंट किया था और अब दूसरी बार पावर संभालते ही इसे रीइंस्टेट कर दिया है। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति दूसरे देश में असाइलम कब लेना चाहेगा? तभी जब उसे अपने देश में परसिक्यूट किया जा रहा हो, या मान लीजिए वो अपने देश में वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी प्रकार के वायलेंस से बचकर भागना चाह रहा हो, या वो क्लाइमेट रेफ्यूजी हो, एक्सेट्रा। तो ऐसे में वो दूसरे देश में असाइलम के लिए अप्लाई करेगा। अथॉरिटीज उसके क्लेम की जांच करेंगी। क्लेम फर्जी हुआ तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसका क्लेम जेन्युइन हुआ तो उसे रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट किया जाएगा और तब वो लीगली उस देश में रह पाएगा। हालांकि अब ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद जब तक क्लेम प्रोसेस होता है तब तक उस असाइलम सीकर को मेक्सिको में ही वेट करना पड़ेगा, चाहे वो वहां पर कितनी भी डेंजरस कंडीशंस फेस कर रहा हो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वल्नरेबल पॉपुलेशंस के रिस्क, अपनी पावर के ओवररीच, ये सब मुद्दे उठने लगे हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। बट अभी के लिए तो ये इफेक्ट में है। सिक्स्थ, टिकटॉक बैन को लिफ्ट करना। चाइनीज ऐप टिकटॉक यूएस में काफी पॉपुलर है। अमेरिका की लगभग आधी आबादी टिकटॉक चलाती है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है। अब ये डर था कि टिकटॉक का इस्तेमाल करके अमेरिकन्स का सेंसिटिव डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक लॉ पास किया गया कि या तो बाइट डांस टिकटॉक को किसी यूएस कंपनी को बेच दे या फिर उसे बैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक ने इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही माना। इसके बाद टिकटॉक ने यूएस में अपनी सर्विसेज बंद कर दी। इससे काफी यूजर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। सोशल मीडिया पर मीम सर्कुलेट होने लगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेंसरशिप को लेकर कंसर्न्स भी रेज की गईं।
काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों ने टिकटॉक को लेकर ट्रम्प से बात भी की, उनसे बैन को हटाने की रिक्वेस्ट भी की। टिकटॉक इतना इंपॉर्टेंट इशू है यूएस में, इसलिए फिर ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके टिकटॉक के ऊपर लगने वाले बैन को 75 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। बाइटडांस को ये एडिशनल टाइम दिया गया है ताकि वो एक यूएस बायर को ढूंढ सके। ट्रम्प ने एक जॉइंट वेंचर मॉडल भी सजेस्ट किया है कि ऐसा कीजिए कि 50% टिकटॉक यूएस ओन कर ले और हम आपको यूएस में ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी परमिट्स दे देंगे। उन्होंने बायर्स भी सजेस्ट किए, कहा कि ओरेकल के सीटीओ लैरी एलिसन या इलॉन मस्क जैसे टेक एंटरप्रेन्योर्स खरीद लेंगे। तो ट्रम्प चाहते हैं कि टिकटॉक के ऑपरेशंस यूएस में जारी रहें और साथ साथ 50% यूएस ओनरशिप के जरिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एड्रेस हों। 7th, डॉज का एस्टैब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंडर एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है डॉज। फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। नाम से ही समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ट्रम्प को इलेक्शन जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले इलॉन मस्क इस डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और इनोवेशन के जरिए देश के आईटी सिस्टम्स को अपग्रेड करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में इनएफिशिएंसीज को रिड्यूस करेंगे और अनावश्यक गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट डाउन करेंगे। वैसे पहले विवेक रामास्वामी भी इलॉन मस्क के साथ मिलके डॉज को लीड करते, बट फिर अचानक उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और अब डॉज के सोल लीडर इलॉन मस्क हैं। मस्क की लीडरशिप पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंसर्न्स रेस की जा रही हैं, बट हम जानते हैं उससे मस्क को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले 4 साल इलॉन मस्क की ताकत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। 8th, अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी। ये तो हम जानते ही हैं कि ट्रम्प अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। बाकी देशों के साथ अमेरिका के जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं उन्हें एड्रेस करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इन ट्रेड इम्बैलेंसेस के कारण जानने और उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए। फरवरी 1, 2025 की डेट याद रखिएगा। इस दिन से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चाइना, कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। अपनी पहली टर्म में भी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस लिया था। सेकेंड टर्म में भी उनका यही स्टांस रहने वाला है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो ट्रेड डेफिसिट्स को कम करना चाहते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उनके लिए गए किसी भी कदम से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टरप्ट हो सकती हैं, ट्रेड वॉर्स हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अमेरिकन कंज्यूमर्स को महंगे दामों पर चीजें खरीदनी पड़ सकती हैं। माना कि आप फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को शील्ड करना चाहते हैं, बट ये मत भूलिएगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तुरंत रिवाइटलाइज नहीं हो जाएंगी, उसमें कुछ वक्त लगता है। तब तक अमेरिकन कंज्यूमर्स को शॉर्टेजेस, हाई प्राइसेस, लेस वैरायटी और लोअर क्वालिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे देश भी रिटेलिएटरी मेजर्स ले सकते हैं, ट्रेड वॉर्स हो सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। फिर एक नई गवर्नमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश की जा रही है जिसका नाम है एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। ये फॉरेन सोर्सेज से टैरिफ्स, ड्यूटीज और रेवेन्यूज कलेक्ट करेगी। इससे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को फंड किया जाएगा। अभी यूएस में इंटरनल रेवेन्यू सर्विस डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन को मैनेज करती है। नई एजेंसी एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस इंटरनेशनल ट्रेड के कलेक्शन को मैनेज करेगी। इससे यूएस में इंटरनल टैक्स बढ़ाए बिना फॉरेन सोर्सेज से पैसा जनरेट करके डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स को फंड किया जाएगा। एक नई फेडरल एजेंसी बनाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। फिलहाल दोनों हाउसेस में रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में हैं, तो ट्रम्प को अप्रूवल लेने में कम दिक्कत होगी। हालांकि इसकी इफेक्टिवनेस को क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप जनता को टैक्स कट्स दोगे, लेकिन जब टैरिफ्स लगाओगे तो उससे भी तो सामान महंगा होगा। अमीरों को इससे दिक्कत नहीं होगी, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, बट हायर कंज्यूमर प्राइसेस लोअर और मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगी। 9th, जेंडर की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। ट्रम्प ने एक कंट्रोवर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसके तहत अब से यूएस गवर्नमेंट केवल 2 ही जेंडर्स रिकॉग्नाइज करेगी, मेल और फीमेल। मतलब जेंडर का ट्रेडिशनल बाइनरी फ्रेमवर्क कि जन्म के समय अगर आपको मेल असाइन किया गया था
तो आपको मैन की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा, और अगर आपको फीमेल असाइन किया गया था तो फिर वुमेन की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा। आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हो अब उससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप ये स्ट्रिक्ट मेल फीमेल बाइनरी से कंफर्म नहीं करते हो सकता है कि आपकी नॉन बाइनरी या जेंडर क्वियर या कोई और आइडेंटिटी हो, बट अब से यूएस गवर्नमेंट तो ट्रेडिशनल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग को ही फॉलो करेगी। सारी फेडरल एजेंसीज को ये निर्देश दिया गया है कि वो मेल और फीमेल के अलावा किसी और जेंडर आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज ना करे। अपनी पॉलिसीज और डॉक्यूमेंटेशन को इस प्रकार से रिवाइज करें। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसजेंडर राइट्स को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज को हटाएं। जैसे उदाहरण के लिए अब से यूएस पासपोर्ट के ऊपर एक्स जेंडर मार्कर नहीं होना चाहिए। बर्थ के समय उस इंडिविजुअल का जो भी सेक्स असाइन किया गया होगा पासपोर्ट पर वो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत से लोग इस ऑर्डर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जेंडर आइडेंटिटीज डाइवर्स और पर्सनल होती हैं, तो उनके हिसाब से ये ठीक नहीं है कि जो इंडिविजुअल्स अपने आप को जेंडर क्वियर, जेंडर फ्लूइड या ए जेंडर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें भी स्ट्रिक्टली कन्वेंशनल जेंडर बाइनरी सिस्टम के हिसाब से ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फेडरल एजेंसीज के अंदर जेंडर ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट्स के प्रमोशन पर रोक लगाई जाएगी। डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स को अबॉलिश किया जाएगा, जिससे ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ सकता है। 10th, एंडिंग वर्क फ्रॉम होम। कोविड पैंडेमिक के बाद से वर्क फ्रॉम होम काफी नॉर्मल हो चुका है। हाँ, बट यूएस में अब ये नहीं चलेगा। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिसके बाद अब फेडरल एम्प्लॉयज को फुल टाइम इन पर्सन अपने वर्क प्लेस पर आना पड़ेगा। कुछ नेसेसरी कंडीशंस में एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे, बट बाकी लोगों को वर्क प्लेस पर आना ही पड़ेगा। वो अब रिमोटली काम नहीं कर पाएंगे। वर्कफोर्स के साइज को भी रिड्यूस किया जाएगा। इन सब के जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हाई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सडन चेंज और जॉब स्टेबिलिटी को लेकर वर्कर्स टेंस्ड हैं। जो एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं उनका मोराल घटेगा, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब उन्हें वर्क प्लेस पर ट्रैवल करना पड़ेगा। घर पर कैसे भी रह सकते हैं, बट अब प्रोफेशनल अटायर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाइल्ड केयर के खर्चे बढ़ेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पहले से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्कर्स के हितों की रक्षा करने के लिए यूनियंस लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं, बट कोर्ट का फैसला आने तक अगर नौकरी बचानी है तो इन पर्सन अपने वर्क स्टेशन पर जाकर काम करना ही पड़ेगा। 11th, कैपिटल राइट पार्डन्स। 6 जनवरी 2021 को हुए कैपिटल राइट में इन्वॉल्व 1500 से ज्यादा इंडिविजुअल्स को पार्डन कर दिया गया है। ट्रंप के अनुसार ये लोग केवल एक रिग्ड इलेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। राइट के दौरान कई पुलिस वालों को असॉल्ट किया गया था, तो बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इन पार्डन्स को क्रिटिसाइज किया है। उनके अनुसार ये इलीगल कंडक्ट को ग्लोरीफाई करता है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की सैक्रिफाइसेस को डीवैल्यू करता है, और ये एक्शन भविष्य में भी लोगों को अनलॉफुल बिहेवियर में एंगेज करने के लिए एनकरेज करेगा। काफी लोगों का मानना है कि ऐसे एक्शंस पब्लिक सेफ्टी को अंडरमाइन करते हैं। खैर, ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ट्रंप के फेवर में हैं, उनको कंसेशंस दिए जा रहे हैं। वहीं ट्रंप अपने एडवर्सरीज के अगेंस्ट रिटेलिएट कर रहे हैं। जैसे ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके 50 से ज्यादा फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस को रिवोक कर दिया है। आपको याद होगा कि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप में कुछ ईमेल्स मिले थे जो ये सजेस्ट करते थे कि उन्होंने अपने फादर जो बाइडेन को यूक्रेनियन एनर्जी ऑफिशियल से मिलवाया था। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठे थे। तब 50 से ज्यादा फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने इस लैपटॉप स्टोरी को रशियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बता दिया था। हालांकि बाद में ये पाया गया था कि ये लैपटॉप स्टोरी ऑथेंटिक थी। जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पार्डन कर दिया था, और अब ट्रंप ने उन 50 से ज्यादा इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस रिवोक कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर तो रिटायर हो चुके हैं और अब एक्टिव क्लियरेंसेस होल्ड भी नहीं करते हैं, बट फिर भी ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये मैसेज सेंड किया है कि अपने एडवर्सरीज के प्रति उनका स्टांस कैसा रहने वाला है। 12th, वैक्सीन ऑब्जेक्टिव्स को रीइंस्टेट करना। काफी सारे यूएस मिलिट्री पर्सनल ने कोविड-19 वैक्सीन्स लेने से मना कर दिया था।
उन लोगों को प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्विस से डिसमिस कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे 8,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को रीइंस्टेट करेंगे। ट्रंप के अनुसार केवल कोविड वैक्सीन मैंडेट ना मानने के कारण उन्हें एक्सपेल करना अनफेयर था, तो इसलिए वो उन्हें फुल बैक पे के साथ रीइंस्टेट करेंगे। याद रखिएगा कि ट्रंप को यूएस मेक्सिको बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए ट्रूप्स चाहिए, बट हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मूव एक तरह का प्रेसिडेंट सेट करेगी जिसमें ट्रूप्स फ्यूचर में मेडिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं करेंगे। ये ट्रूप हेल्थ और रेडीनेस को इम्पैक्ट करेगा। एनीवे, ट्रंप अपनी तरह से यूएस मिलिट्री को ओवरहॉल करना चाहते हैं। वैक्सीन ऑब्जेक्टर्स को रीइंस्टेट और कंपेंसेट करना उनके इसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। 13th, अमेरिकन ग्रेटनेस को ऑनर करना। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए गल्फ ऑफ मेक्सिको को रीनेम करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। यूएस कोस्ट गार्ड और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में अब से गल्फ ऑफ अमेरिका टर्म का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये नाम इंटरनेशनली अभी चेंज नहीं हुआ है। बाकी देशों ने और इंटरनेशनल बॉडीज ने अभी इस नए नाम को अडॉप्ट नहीं किया है। अभी केवल यूएस ने इस नए नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया है। मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूएस ने अपने लिए भले ही नाम बदल लिया हो, बट बाकी पूरे विश्व के लिए ये अभी भी गल्फ ऑफ मेक्सिको ही है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब तक इस नए नाम को अडॉप्ट नहीं किया है। फिर ट्रंप ने नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पीक डेनाली का नाम फिर से माउंट मैकिनली कर दिया है। डेनाली अलास्का में स्थित है। डेनाली एक इंडिजिनस शब्द है जिसका अर्थ है द हाई वन। 1897 में इस पीक का नाम अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली के नाम पर माउंट मैकिनली कर दिया गया था। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका नाम माउंट मैकिनली से बदलकर वापस से इंडिजिनस नाम डेनाली रख दिया था। अब ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसे फिर से माउंट मैकिनली कर दिया है। आगे ट्रंप ने पनामा कैनाल को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है, बट फिलहाल इससे रिलेटेड कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन नहीं किया है। देन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते समय एक बार फिर से ट्रंप ने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की इच्छा जाहिर की। एक बार फिर से दोहराया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आर्कटिक रीजन में रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस पर एक बार फिर से ग्रीनलैंड की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिला। ग्रीनलैंड ने दोबारा ट्रंप को याद दिलाया कि वह बिकने के लिए तैयार नहीं है। अब चूंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये आज की डेट में ग्रीनलैंड के लिए चिंता का विषय है। 14th, इजरायली सेटलर्स के ऊपर सैंक्शंस हटाना। 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम कब्जा लिया था। वेस्ट बैंक में इजरायली सिटीजन्स आकर सेटल हो गए थे। इंटरनेशनल लॉ के अंडर ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में इन इजरायली सेटलमेंट्स को इलीगल माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानते हैं, बट इन सेटलर्स को इजरायली गवर्नमेंट का समर्थन प्राप्त है। आए दिन पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट सेटलर वायलेंस की रिपोर्ट्स आती हैं। इसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अब ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके इन फार राइट इजरायली सेटलर्स के ऊपर लगे सैंक्शंस को हटा दिया है। इजराइल के फार राइट लीडर्स ने इस मूव को वेलकम किया है और पैलेस्टीनियंस इस मूव से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि अब यूएस का सपोर्ट मिलने से पैलेस्टीनियंस के विलेजेस के ऊपर अटैक्स, उनकी प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रक्शन और फिजिकल असॉल्ट्स की घटनाएं बढ़ेंगी। ट्रंप के सैंक्शंस लिफ्ट करते ही वायलेंट अटैक्स की रिपोर्ट्स आई भी। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने भी रिन्यूड वायलेंस के ऊपर चिंता व्यक्त की। तो पैलेस्टीनियंस की चिंता गलत नहीं है। इजरायली सेटलमेंट्स अब और एक्सपैंड करेंगे। 15th, क्यूबा के ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्यूबा को यूएस की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट से रिमूव करना चाहते थे। 2021 में क्यूबा में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें 550 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। जो बाइडेन ने क्यूबन सरकार के साथ ये एग्रीमेंट किया कि आप इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कीजिए और हम आपके ऊपर सैंक्शंस कम कर देंगे और क्यूबा को यूएस की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट से हटा देंगे। कुछ 150 के अराउंड प्रिजनर्स रिलीज भी हो गए थे,
बट तभी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन को पलटते हुए क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में रहने देते हैं और आगे क्यूबा के ऊपर कड़े सैंक्शंस लगाए जाएंगे। क्यूबन प्रेसिडेंट ने इस मूव को क्रिटिसाइज किया है। तो ये 15 महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो ट्रंप ने पावर संभालते ही साइन किए हैं। आई होप इससे आपको ट्रंप की पॉलिसीज की एक इंसाइट मिली होगी। आज के सत्र के लिए बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।